अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़े थे टॉक्सिक लवर और जिसके राइटर हैं अमीर हमजा। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। सफियान अपने कमरे में इस तरह से चक्कर लगा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बेड पर रखे मोबाइल पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे। इसने सर में इन मैसेजेस पर बीप से हथौड़े लग रहे थे। वो इस वक्त बहुत बुरी ज़हनी अजियत से दो चार था। मैसेजेस के बाद कॉल्स का दौरानिया शुरू हुआ तो इसे मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा। कॉल ओके करके इसने फ़ोन कान से लगाया। मुझे बार बार कॉल्स करके तंग मत करें। वो गुस्से से पागल होने को था। देखो, ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी तो मुझे। मैं आपको पसंद नहीं करता। आप ऐसे कैसे मेरी तरफ से मेरे खिलाफ बातें फैला सकती हैं? पूरे कॉलेज में आपने ये बात फैला दी है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। इसे लग रहा था जैसे इसके ऊपर सब कुछ तंग हो रहा है। अगर ये बात अब्बू को पता लगी तो वो इसे घर से ही निकाल देंगे। सुफियान दूसरी जानिब जिस लहजे में मोहब्बत थी वो अब संजीदा हो गया था। अभी पूरे कॉलेज का नहीं पता, पर इसलिए क्योंकि मैंने किसी को अभी बताया नहीं। मैं चाहूँ तो सबको ये कह सकती हूँ कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, मेरा नंबर लेकर मुझे डंप कॉल्स करते हो। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि नंबर भी आप ही ने मेरा लिया था और आप खुद से ही मैसेज करने लगी थी। मैंने तो आपसे कभी हद से गुजर कर बात भी नहीं की। फिर भी वो बेबस हो गया था। सुफियान, इसमें मसला ही क्या है? मैं तुमसे कौन सा शादी का कह रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ तो मेरे करीब रहो, मुझसे कभी कभी मिल लो, मुझे वक्त दे दो। सुफियान का माथा भग से उड़ गया। ये सब जिस नज़रिए से कह रही थी सुफियान अच्छे से जानता था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अब आपको कॉल्स पिक ही नहीं करूँगा। दूसरी जानिब मौजूद औरत के माथे पर बल पड़े। चलो ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ कॉलेज और घर से निकलने के लिए। इसने कहकर ठग से कॉल काटी और सुफियान ने इश्तिहाल से मोबाइल बेड पर फेंका और सर पकड़कर वो नीचे फर्श पर बैठ गया। मैं क्या करूँ? अब तो मुझे जान से ही मार देंगे। वो बस रो देने को था। वो तो कभी इस तरह के मसले में फंसा ही नहीं था और अब वो इस सब से कैसे निकलेगा? वो किसकी मदद मांगे? अल्लाह ने इंसान को फैमिली इसीलिए दी होती है ताकि वो अपने मसलों में डिस्कस कर सके। आयशा का चेहरा इसके सामने लहराया। क्या मैं बाची को बता दूं? इसने खुद से सवाल किया। अगर उन्होंने भी मुझे ब्लेम किया तो? इसने इस सोच के आते ही सरनामे हिलाया। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वो फर्श से खड़ा हुआ, अपना मोबाइल तेजी से उठाया और आयशा का नंबर मिलाया। पहली कॉल पे ही आयशा ने फ़ोन उठा लिया था। बाजी, मुझे आपकी ज़रूरत है। इसका गला रन गया था। वो लॉन्च पे तैयार खड़ा था। अम्मी इसे हैरत से ही देख रही थी। गए हुए अभी पूरा दिन नहीं हुआ और तुम्हें इसकी याद भी सताने लगी। और मुझे एक बात बताओ। वो खड़ी होकर इसके मुकाबिल है। तुम कॉलेज क्यों नहीं दफा हो रहे? बाप क्या डाके मारता है जो तुम बेफिक्र होकर छुट्टियां कर रहे हो? सुफियान पहले ही परेशान था, ऊपर से अम्मी की डांटने से और तपा दिया। क्या है अम्मी, चला जाऊंगा कॉलेज। अभी मैं बाजी के पास जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। वो कहकर बड़े बड़े ढक भरता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अम्मी ने बरहमी से इसकी पुश्त को देखकर सर झटका और दोबारा सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। ऑफिस के हमारे पर धूप की नरम किरणें बिखरी थी। तनवीर भाई अरमान के कैबिन में इसके मुकाबिल बैठे थे। आपकी वाइफ अब कैसी हैं? अरमान ने सताइश से पूछा। अब तो बेहतर है, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया है, इसलिए दिल लगा हुआ है अब। वो हंसकर बताने लगा। अरमान इस बात पर चौंका। ओह अच्छा, आयशा आई हुई है? इसे आयशा का नाम भी याद हो गया था। जी कल ही आई है। अरमान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो सीधा होकर बैठ गया। इसकी दिलचस्पी अब गुफ्तगू में बढ़ गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसने कहा तो तनवीर ने सर हिला दिया। वो बिजनेस के मुतालिक बात करने लगा था, पर अरमान गायब दिमागी से सब सुन रहा था। तनवीर भी इसकी अदम मौजूदगी महसूस करता हुआ खामोश हो गया। अब मैं बस चलता हूँ, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा मैं आपके पास वापस। अरमान ने फौरन नामे सर हिलाया। अरे नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा आपके पास। वो बेसाख्ता कहने पर एकदम से चुप हुआ और फिर संभल कर बोला, आप पहले ही बहुत चक्कर लगा गए हैं, अब मैं खुद आपकी तरफ आ जाऊँगा। तनवीर मुस्कुरा दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप इस संडे आ जाइएगा, साथ डिनर करेंगे। तनवीर का ये कहना था कि अरमान फ़ौरन मान गया। श्योर। इसने खड़े होकर तनवीर से हाथ मिला और जब तनवीर कैबिन से निकल गया तो आयशा को एक बार फिर से सोचने लगा।
सुफियान आपी मेमूना के साथ इनके घर के लाउंज में बैठा था। आयशा सामने सिंगल सोफे पर मौजूद थी और आपी मेमूना सुफियान से नाराजगी से कह रही थी, कभी मेरी तो इतनी याद नहीं आई तुम्हें, इससे दूरी एक दिन की भी बर्दाश्त नहीं होती, और मैं चाहे यहाँ साल भर पड़ी रहूँ तुम आकर झांकते भी नहीं हो। बहन जिंदा भी आई या मर गई। आयशा और सुफियान इनके शिकवों पर हंस दिए थे। आप ये वाया करूँगा। इसने इनके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, हाँ देख लूँगी कितना आओगे, मैं भी यहीं हूँ और तुम भी। वो कहकर खड़ी हो गई थी। मैं खाना बनवाती हूँ सुफियान के लिए, तुम दोनों बात करो, तनवीर को भी कॉल करके बताती हूँ कि सुफियान आया है। वो बोलती बोलती लाउंज से चली गई थी। आयशा इनके जाते ही खड़ी हो गई। आप ही हम ज़रा कमरे में जाकर बैठे, सुफियान आराम भी कर लेगा थोड़ी देर। इसने ऊंची आवाज़ में कहा तो आप ही ने किचन से जवाब दिया, हाँ ठीक है। आयशा ने सुफियान को इशारा किया। वो तेज़ी से खड़ा होकर आयशा के कमरे की तरफ बढ़ गए। अब मुझे बताओ क्या बात थी। आयशा और वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसने कमरे को लॉक किया और सुफियान की तरफ पलटी जो बेड के किनारे पर बैठा था। इसके चेहरे से लगता था कि वो ज़बरदस्त किस्म का परेशान है। भाई वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंपस किए बैठा था। बाजी आप मेरा यकीन तो करेंगी ना। इसने उम्मीद से आयशा को देखा और आयशा का माथा ठनका। सुफियान हुआ क्या है। वो इसके पास आ गई। सुफियान ने इसे अपने पास बिठाया। पहले आप बात बताएं, आप मेरा यकीन करेंगी। आयशा ने इसका हाथ पकड़ा। बिल्कुल मैं तुम पर यकीन करूंगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तुम बताओ अब मुझे क्या बात है। सुफियान कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसने कहना शुरू किया, हमारे कॉलेज में एक नई मैम आई थी जो खुद से ही मुझे स्पेशली बात करने लगी। मैं इनके सारे दिए गए प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेता था। मुझे यही लगा कि वो मुझे इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं। मैं लाइक हूँ, पर अभी कुछ दिनों पहले दूसरी मैम का मैसेज आया कि मैम सबों को पसंद करता हूँ तो इन्हें प्रपोज क्यों नहीं कर देता। इनकी बात पे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने इन्हें तभी कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आगे से कहने लगी कि हम दोनों मैसेजेस पर बात करते हैं, कॉलेज में भी कितना वक्त साथ गुजारते हैं, फिर क्या किसी को पता नहीं चलता कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। ये बात तो आधे स्टाफ को पता है और सुफियान इसे पसंद करने लगा है। आयशा की आंखें बाहर गिरने को हो गई। इसने सुफियान को बेयकीनी से देखा तो सुफियान खामोश सा हो गया। आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना कि एक लड़की ऐसे कैसे किसी लड़के के पीछे लग सकती है। मैं इसीलिए ये बात किसी से डिस्कस नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे मामलों में लड़की को ही मासूम समझा जाता है। आयशा ने सर ना में हिलाया। ऐसी बात नहीं है सुफियान, मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ, तो मुझे आगे बताओ। इससे एतमाद से कहा तो सुफियान आगे बताने लगा। वो कहती हैं मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं और मैं इनके साथ वक्त। वो आगे कुछ बोल ही ना सका और आयशा खुद भी शर्मिंदा हो गई थी कि कोई लड़की ऐसे कैसे। पर वो जानती थी आजकल मर्द भी हरास हो रहे हैं, बल्कि आजकल लड़की से ज़्यादा कम उम्र लड़के हरास हो रहे हैं, क्योंकि सुफियान सही कह रहा है। ऐसे मामलों में लड़की को ही मासूम तस्वर किया जाता है। लोग सीधा कहते हैं कि लड़की पागल है जो तुम्हारे पीछे आएगी, तुमने ही इसे तंग किया होगा। आयशा इस चीज़ को अच्छे से जानती थी। यूनी में आए दिन ऐसे वाक़या देखने को और सुनने को मिलते थे। पहले लड़कियां लड़कों से दोस्ती करती और फिर अपने हॉस्टल तक का रास्ता दिखाती और इनसे तन्हाई में मिलती और फिर रोती फिरती कि इनके साथ धोखा हो गया है, और इस तरह वो अपना फ्यूचर ख़राब करती हैं और लड़के का भी। मैम सबा कहती हैं कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो वो प्रिंसिपल और अबू को मेरी शिकायत कर देंगी और मैं कॉलेज से भी निकालूंगा जाऊंगा और घर से भी। आयशा का नाक गुस्से से फूल गया। इसने भवें चकाई। वो कौन होती है तुम्हें घर से निकलवाने वाली? मुझे ऐसी कमीनी के मैसेज दिखाओ। सुफियान ने अपना मोबाइल इसके सामने किया। वैसे सुफियान तुम्हें इनसे मैसेजेस पर बात नहीं करनी चाहिए थी। आयशा ने सुफियान को इसकी गलती का भी एहसास दिलाया। बस यही गलती हो गई मुझसे कि मैं इन्हें इसीलिए रिप्लाई करता रहा क्योंकि वो मुझसे हाल अहवाल पूछती थी और मैं इन्हें एक उस्ताद की हैसियत से जवाब दे देता था। वो नजरें झुकाकर अपना जुर्म कबूल कर रहा था। आयशा ने इसका कंधा थपका। अच्छा छोड़ो, मुझे मैसेज देखने दो। इसने सुफियान का मोबाइल अपने सामने किया और व्हाट्सएप पर मैसेज देखने लगी। पहले इसने मैम सबा की डीपी देखी और सुफियान के मुक्का हमारे बगैर ना रह सकी। तुम्हें ये लड़की कहाँ से लगती है गधे? आप मुन्ना से बड़ी है ये मनहूस, और तुम इस लड़की का टाइटल दे रहे हो? तब इसका इतना दिमाग खराब हुआ है। सुफियान अपनी कमर मसलता रह गया, पर वो मैसेज पढ़ने लगी थी। आयशा ने जब सारे मैसेज पढ़ लिए तो इसे तसल्ली हो गई, तो इसने सुफियान को कहा, इसे अभी कॉल करो और लड़ो। इससे कहो कि तुम इसकी बात कभी नहीं मानोगे। सुफियान ने इसे नासमझी से देखा। मैं इससे पहले कह चुका हूँ। आयशा ने इसे घूरा। अब दोबारा कहो मोटे। सुफियान ने इसके मानते हुए नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया तो आयशा इसे इशारे से कहा कि स्पीकर पर डालो। फ़ोन
सफियान ने सर हिलाकर स्पीकर ऑन किया। दूसरी जानिब से कॉल ओके हो चुकी थी और मैम सबा बोल रही थी। आयशा ने बगैर देर किए कॉल रिकॉर्डर ऑन किया। तुम आज भी कॉलेज नहीं आए? वो नाराजगी से बोली थी। आयशा ने दांत खिचखिचाए। सबा सामने होती तो इसका मुंह तोड़ देती, पर अभी इसे सब्र करना था। इसे सफियान को इशारा किया कि जो दिल में आए कह दे। आप मनहूस हैं। इसे अभी आयशा वाले अल्फाज ही आते तो वो वही कह दिए। आयशा ने हाथ से इशारा किया। शनी और कहो। दूसरी जानिब में मौजूद मैम सबा को झटका लगा। ये क्या? वो अभी इतना ही बोली थी कि सफियान बेड से खड़ा हो गया। आप बेशरम हैं। और इसने आयशा को देखा और आयशा ने कहा, कमीनी कहो। कमीनी है आप। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आयशा ने थम्स अप दिखाए। यानी ठीक जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसे बात कर रहे हो? इसी तरह जिस तरह आप जैसे लोगों से बात करनी चाहिए। आपने क्या सोचा था कि आप मुझे धमकाएंगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं, मैं आपसे दोस्ती कभी नहीं करूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे मेरा उस्ताद होकर उल्टे कामों पर लगा रही हैं, उकसा रही हैं। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। ना आपसे मिलूंगा और ना दोस्ती करूंगा। दूसरी जानिब मौजूद मैम सबा का चेहरा खफगत और बेइज्जती से सुर्ख हो गया। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। ठीक है, तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। तो मैं कॉलेज से भी निकलवाऊंगी और घर से भी। तुमने मुझे इनकार किया। मुझे? इन्हें जैसे सफियान के इनकार पर यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से से पागल होती बोली जा रही थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा था तुम मेरी बात मान जाते। एक दोस्ती कर लेने से किया जाता है, पर नहीं, तुम मानते हो। अब देखो कल ही मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। आशा ने आगे बढ़कर कॉल काट दी और सफियान को देखा। अब कल हम कॉलेज जाएंगे और इस गेम को ओवर करेंगे। तुम परेशान ना होना, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। सफियान से लिपट गया और वो जान गया था कल अब इसकी बहन इसके लिए कॉलेज लड़ने जाएगी जैसे स्कूल में लड़ा करती थी। पर आप ही अब्बू वहाँ आ गए तो? इसने अपने दिल का डर बताया तो आयशा ने इसे खुद से जुदा करके सामने किया। हमारे पास अब तो सबूत भी है, तो डर किस बात का? अब बस तुम कल तैयार है ना? हम ज़रा इस सबा को खजा की रुत की सैर करवाएंगे। इसने वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली थी। सफियान को लगा जैसे इसके सर से बहुत सा वजन उतर गया। अब कल वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी पर आ जाएगा। इसे अपनी बहन पर पूरा यकीन था। वो कुछ देर कमरे में बैठे रहे थे। फिर अभी मैमूना ने जब खाना लगा लिया तो वो नीचे आ गई। भाई तनवीर भी बच्चों को स्कूल से ले आए थे। अब वो सब पर जहराना तनावल फरमाने लगे, यानी दोपहर का खाना खाने लगे थे। शहर अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर चमकती स्क्रीन पर नजरें जमाए हुआ था। इसके मोबाइल पर पहले एक मैसेज आया। जब इसने कुछ देर मोबाइल ना उठाया तो इस पर कॉल आने लगी। शहीद ने लैपटॉप पर नजरें उठाई और मोबाइल पर बेध्यानी से कान लगाया। तुमने वीडियो नहीं देखी? लगता है बहुत मसरूफ हो। दूसरी जानी मर्दाना भारी सर्द आवाज़ इसके कानों से गूंजी तो इसे मोबाइल कान से जुदा करके सामने किया। स्क्रीन पर इंटरनेशनल नंबर था। वो उलझा। कौन? मैं बहराम। कौन बहराम? जिसके पास इस वक्त तुम्हारी कज़न कैद है। शहीद पर बिजली गिरी। इसने शॉक्ड लहजे में देखा। क्या? हाँ, तुम्हारी कज़न जोया मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो। बस इतना बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका में ही हूँ। अब आगे मुझे ढूंढना और अपनी कज़न को बचाना तुम्हारा काम है। वीडियो तुम्हें भेज दी है, देख लो। इसकी हालत बहुत ख़राब है। बहराम ने कहकर कॉल काट दी थी और शहीद ने तेज़ी से मोबाइल स्क्रीन सामने किया और वह हिलना तक भूल गया। जोया नीम बेहोश कुर्सी पे जगड़ी हुई बैठी थी। इसके होंठ के किनारे से खून निकल रहा था और बाल बिखरे उलझ से थे। चेहरे पर भी दाएं आंख के नीचे नील पड़ा था और उंगलियों के निशान भी थे। शहीद का सर गोल गोल घूमने लगा था। इसके हाथ से मोबाइल कब छूटकर टेबल पर गिरा इसे महसूस ही ना हुआ। बस वो अपनी और जोया की परसों होने वाली बात जहन के पर्दों पर चलने लगी। तो मेरी वाहिद फैमिली हो अब इस दुनिया में, और आज इसकी वो वाहिद फैमिली मौत के मुंह में बैठी थी। शहीद फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो जानता था ये सब किसने किया है। इसकी आंखों में शोले जलने लगे। वो आज अरमान को ख़त्म कर देगा अगर जोया को कुछ भी हुआ तो। इसने अपना मोबाइल उठाया और कुर्सी की पुश्त से कोट उतार कर वो तेज़ी से कैबिन से निकला था। दस्तगीर रोशनियों से नहाए कैफे के बाहर गाड़ी से पुश लगाए खड़ा था। काले पैंट कोट वाले आंखों उदास थी। रात का अंधेरा इसके चेहरे पर भी मौजूद था। तभी कैफे का दरवाज़ा खुला। वहाँ से जिया अपनी दोस्त के साथ बाहर आई। वो इससे बात करने में मसरूफ़ थी। फिर किसी की नज़रों की तपिश से ठटक कर रुकी और जब इसने अपने सामने देखा तो वह थम गई। दस्तगीर की नज़रें इसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। इसे लगा था कि दस्तगीर इसकी जानिब आएगा, पर ऐसा कुछ ना हुआ। वो इसे कुछ देर वैसे ही गाड़ी से पुश लगा शांति से देखता रहा। फिर बगैर कुछ कहे इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से चला गया। जिया इसके जाने के बाद भी कुछ देर वहीं खड़ी रही। इसकी दोस्त इससे आगे कुछ बढ़ गई थी पर वो वहीं रुकी हुई थी। दस्तगीर का खामोशी से जाना इसे बेचैन कर गया था।
वो समझी थी कि दस्तगीर इसके पास आएगा और इसे माफ़ी मांगेगा, इसे अपनी मोहब्बत का फिर से यकीन दिलाएगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसकी दोस्त ने गर्दन तिरछी करके इसे पुकारा तो वह सर झटक कर आगे बढ़ गई, पर दस्तगीर की खामोश नजरें इससे बर्दाश्त ना हुई थी। लड़कियों की जो बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो इन्हें इग्नोर कर दिया जाना होता है, और वो सब बर्दाश्त तो कर लेती हैं, पर कोई जो इनसे मोहब्बत का दावा करता हो और वो इन्हें इग्नोर करे तो इन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है। और दस्तगीर भी अब इसे खामोशी की मार मारना शुरू हो चुका था। दस्तगीर गाड़ी को शहर के कैबिन की जानिब ले जा रहा था कि इसका मोबाइल बजने लगा। इसने देखा तो रियाज की कॉल थी। हेलो। इसने एक हाथ स्टीयरिंग पकड़कर दूसरे से मोबाइल कान से लगाया। बॉस इस वक्त बहुत गुस्से में है, ऑफिस से निकले हैं, इनके हाथ में गन भी थी, वो अरमान साहब के घर की जानिब जा रहे हैं, मैं इनके पीछे ही हूँ, आप भी आ जाए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दस्तगीर ने बेसाख्ता ब्रेक लगाई। क्या? हाँ बॉस बहुत गुस्से में है। राज के दोबारा कहने पर इसने गाड़ी फिर से चलाई थी और अब की बार स्पीड तेज थी और वह अरमान के घर की तरफ गाड़ी मोड़ चुका था। तुम ध्यान रखना कुछ गलत ना हो, मैं आ रहा हूँ, इसे कहकर कॉल काटी और मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। रात सड़क पर कतरा कतरा स्याहियाँ गिरा आ रही थी। दस्तगीर बुरी तरह परेशान हो गया था, इसे शहर के गुस्से का खूब अंदाजा था। अरमान मलिक के बंगले पर रात अंधेरे की घड़ी थी, आसमान पर बादलों का राज था। रात और चांद आजकल कम ही निकलते थे, ऐसे में लॉन में सफ़ेद खामोशी और रोशनियां बिखेरी हुई थी। गार्ड भी चुकन्ना खड़े थे। अंदर लाउंज में इस वक्त हमेशा जैसा नीम अंधेरा और पुरस्कारियत थी। अरमान माँ के साथ लाउंज में बैठा था, कांच के मेज पर कॉफ़ी के मग रखे हुए थे। जिया कहाँ है? अरमान अभी ऑफिस से आया था कि माँ ने इसे कॉफ़ी का पूछा तो वो इनकार ना कर सका। मालूम नहीं, कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। माँ के जवाब पे अरमान ने सर को खम दी और धुआं उड़ाती कॉफ़ी मग उठाकर लबों से लगाया ही था कि इसे अपने गार्ड्स की आवाज़ें आई। सर आप इस अंदर नहीं दाखिल हो सकते। वो शहीद के हाथ में मौजूद पिस्टल को देकर कहते इसके साथ चल रहे थे। शहीद के तासुरात ऐसे थे कि कोई इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो परेशान इस वक्त हुए जब शहीद के लॉन अबूर करते हैं। रियाज और बाकी गार्ड जो इसके हमरा थे न दाखिल होने लगे थे। वो सब शहीद के पीछे थे और जो अरमान के घर के गार्ड्स थे वो इन्हें भी पकड़ चुके थे और अब वो बेबसी से शहीद को अपने दाएं बाएं गार्ड्स के साथ अंदर जाते देख रहे थे। एकदम से ही पूरे बंगले के गार्ड्स और मुलाजिम परेशान हो गए थे। अरमान और माँ होने वाले शोर पर खड़े हुए थे। वो बाहर की जानिब देख रहे थे कि दाखिली दरवाजे से शहीद शोला गलती निगाहों से अंदर दाखिल हुआ। बगैर वक्त जाया करते इसने अरमान को सोफे पर धकेलकर इसके माथे पर पिस्टल रखा। अपने आदमी को अभी फोन करो और इनसे कहो जोया को छोड़ दे। इसकी बात पर सहम गई थी। इन्होंने अरमान को खौफ भरी नजर से देखा। इन्हें लगा वो पकड़ी गई है, लेकिन अरमान शहीद की बात पर उलझ गया था। ये क्या तरीका है शहीद? वो डांटने वाले अंदाज में बोला था। रियाज बाहर खड़ा दस्तगीर का इंतजार कर रहा था। बाकी गार्ड्स बंदूकें ताने अरमान के घर के गार्ड्स को हिलने भी नहीं दे रहे थे। शहीद ने अरमान को जब्त से देखा। इसने गुस्से को काबू रखने की कोशिश करते हुए गर्दन को हल्का सा तिरछा किया। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो अरमान की जानिब झुककर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा। मैंने कहा है कि तुम अभी अपने आदमी को कॉल करो और इसे कहो कि वो जोया को छोड़ दे, वरना आज तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। अरमान अभी भी इसके बात नहीं समझा था, पर वो शहीद को लग रहा था कि वो अदाकारी कर रहा है। तभी माँ आगे बढ़ी। शहीद, वो चिल्लाई, ये क्या हरकत है? तुम हमारे घर में घुसे कैसे? वो तनफ्फुर से इसके करीब आकर बोली। शहीद ने खा जाने वाली नजरों से इन्हें घूरा और पिस्टल इन पर तान लिया। दूर रहें इन सब से, मैं इससे बात कर रहा हूँ। माँ वहीं रुक गई। वो शहीद के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो आगे ना बढ़ी, पर अरमान सब बर्दाश्त कर लेता था सिवाय अपनी माँ पर उंगली उठाने के। और शहीद तो इन पर पिस्तौल ताने खड़ा था। अरमान ने खड़े होकर शहीद के कंधे पर पकड़ा और अपनी जानिब किया। बस बहुत हो गया। इसने भरमी से शहीद को अपने सामने करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देता, पर इसका यह मतलब नहीं है तुम मेरी माँ को हैरास करोगे, और वो भी मेरे सामने। वो माँ के सामने आया। हम नहीं जानते कुछ भी, और ना हमारे किसी आदमी ने तुम्हारी कजन जोया को पकड़ा हुआ है। वो शहीद की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। शहीद का चेहरा स्पॉट था, पर अंदर जैसे तूफान चल रहे थे। बार बार इसकी आंखों के सामने जोया का जख्मी चेहरा आ रहा था। अरमान अपनी बात जारी किए हुए रखा था। हम तो ये भी नहीं जानते कि जोया अमेरिका में अब रहती कहाँ है। हमारा ताल्लुक सिर्फ तुमसे है, और तुमसे भी हमारा मोहब्बत का ताल्लुक है, समझे? वो बहुत कम ही शहीद पर इतने गुस्से से बात करता था। मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आया, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, जोया कहाँ है? वो चिल्लाया था। माँ ने अरमान का बाजू पकड़ के इससे पीछे थी, पर फिर भी दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। तभी लाउंज में दस्तगीर भी दाखिल हुआ और वो शहीद की जानिब आया, पर वो इस वक्त इसे रोकने की जरूरत नहीं कर सकता था। शहीद देखो, अरमान ने इसकी हालत देखते हुए
लहजे नर्म रखा। मुझे पता हुआ क्या है, जोया को हम मिलकर ढूंढेंगे, पर मैं कसम खा कर कहता हूँ मेरी जान, हमें नहीं पता जोया कहाँ है। इसने शहर पर जितना गुस्सा करना था कर लिया था। अब वो फिर से बड़े भाई की तरह से समझाने लगा था। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। शहीद ने पिस्टल दोबारा अरमान के माथे पर रखी तो दस्तगीर आगे आया। बस। शहीद ने इसे खूनखार नजरों से देखा और फिर वो पीछे ना हुआ। मेरी एक बात सुन ले, इस वक्त हमने मैडम जोया को ढूंढना है। इन सब से हम बाद में निपट लेंगे, ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। अब जानते हैं सिर्फ वक्त ही जाया होगा। अरमान ने नापसंदगी दस्तगीर को देखा था। तुम ये ऑल फॉल क्या बक रहे हो? अरमान ने दस्तगीर को टोका, पर वो अनसुनी करता शहीद को देखता रहा। शहीद के असाब ढीले पड़ गए। दस्तगीर ठीक कह रहा था। क्या इस तरह पिस्टल रखने से अरमान पहले ये मान लिया कि इसकी मम्मी डैडी का कातिल वही है, जो वो अब जोया की गुमशुदगी मान लेगा? यहाँ सिर्फ वक्त ही जाया होगा। इसे जल्द अज जल्द जोया के पास पहुँचना है। बॉस, मेरी बात को समझे। दस्तगीर ने रियाज से बाहर से सब पूछ लिया था और अब वो शहीद के असाब को ढीले पड़ते देकर अपनी बात पर जोर देकर बोला। तो शहीद ने अरमान को फिर से शेर जैसी नजरों से देखा। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा अरमान मलिक कि तुम याद रखोगे। तुम्हारा वक्त बहुत जल्द खत्म होगा। अब ऐसे उंगली उठाकर तनबीह की गया। अरमान कुछ कहने लगा कि शहीद ने अपनी बात जारी रखी। मैं बस इस दिन के इंतजार में हूँ, जब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा, इस दिन तुम पे मैं दुनिया जहन्नुम बना दूंगा। वो कहकर पलटा था कि इसके पीछे अरमान की माँ की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें सिवाय जहर के और कुछ ना था। और तब तक तुम हमारे घर दोबारा कभी नहीं आओगे। अगली बार ऐसा हुआ तो हम पुलिस से मदद लेंगे। शहीद ने गर्दन तिरछी करके इन्हें देखा, फिर एड़ियों के बल घुमा। तुम दोनों से जो मेरा उखाड़ा जाता है उखाड़ लेना। मैं अगली बार भी आऊंगा और जरूरत पड़ने पे ऐसे ही दाखिल होऊंगा, तुम्हारी जिंदगियों में भी और घरों में भी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा बहुत जल्द। वो कहकर वहां से तेजी से निकला था। दस्तगीर ने भी सारे गार्ड्स को इशारा किया था। उन्होंने अरमान के गार्ड्स को छोड़ दिया था और अब वहां से निकल गए थे। पीछे माँ बेधमसी होकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। अरमान अफसोस से शहीद को जाते देखता रह गया। फिर वो माँ की तरफ मतवज्जो हुआ। माँ, आप ठीक है? मैं पानी लाता हूँ। माँ ने अरमान का हाथ पकड़ा। मैं इस लड़के को दोबारा अपने घर में नहीं देखना चाहती अरमान। इसकी आवाज़ में वहशत थी। वो इनका जर्द चेहरा लटे की माने सफ़ेद पड़ गया था। अरमान ने इनके करीब बैठकर इन्हें सीने से लगाया। माँ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं होता। वो अब दोबारा नहीं आएगा हमारे घर, इसे मैं समझा दूंगा। माँ ने इसके बाजू को मजबूती से थामा। नहीं, तुम भी इस जहनी मरीज के पास नहीं जाओगे कभी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँगा, आप प्लीज़ परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ का दिल अभी भी कांप रहा था। इन्हें लगा था आज शहीद ने सच में ही मार देगा। अब इन्हें यह परेशानी भी सताने लगी थी कि अगर शहीद बहराम तक पहुँच गया तो, और इससे तो आगे सोचकर ही इनका दिल बंद होने लगा था। शहर के बंगले में इस तरह बिखरा था, रोशनियां होकर भी यूं लगता था आंखों के सामने बस अंधेरा है। शहीद बेबसी से लाउंज पे चक्कर लगा रहा था। वो इस वक्त काली पैंट के साथ सफ़ेद ऑफिस शर्ट में मलबूस था। शर्ट के ऊपरी के बटन खुले थे, इसका दम घुट रहा था। तो मेरी वाहिद फैमिली हो अब इस दुनिया में। ये जुमला और जोया का मुस्कुराते चेहरे इसके सामने से नहीं हटता था। वो इसी दिन से डरता था कि एक दिन इसकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब जोया और इसमें इतने फासले होंगे कि वो भागकर इसे बचा नहीं सकेगा, जैसे वो अपनी मम्मी और डैडी को नहीं बचा सका था। नहीं, मैं जोया का कुछ नहीं होने दूंगा। इसने दिल में उठते अंदेशों को तरदीद की। तभी दस्तगीर अंदर आया। शहीद ने इसे देखकर रुक गया। बॉस, जिस नंबर से आपको कॉल आई थी वो आज के दिन ही एक्टिव हुआ है और इस वक्त इसकी लोकेशन जोया मैम के घर के अंदर आ रही है। शहीद उलझा। क्या इसने जोया को इसी के घर में कैद कर रखा है? इसे जैसा खुद से ही सवाल किया था। दस्तगीर ने इसका सवाल सुन लिया था। बॉस, हो सकता है वो इस वक्त इन्हीं के घर में हो। ये भी तो हो सकता है कि इसने हमें गुमराह करने के लिए ऐसा किया हो। शहीद इसकी बात पर कुछ सोचने लगा। इसने अपनी आंखें मूंदी। जहन पर जोर डाला। कुछ था जो शहीद भूल रहा था। वो एक बार सुना लहजा भूलता नहीं था और इसे बहराम की आवाज़ से लग रहा था जैसे वो लहजा पहचानता था। लेकिन अभी इसने इस शख्स को ढूंढना था, इसलिए इन सोचों को जहन से झटक कर आंखें खोली। हम आज ही अमेरिका जा रहे हैं, तो हमारे जाने की तैयारी करो। दस्तगीर ने सर हिलाया और वहां से चला गया। शहीद ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा और चेहरा ऊपर कर लिया था। वो एक बार अमेरिका पहुंच जाना चाहता था, फिर वो सब देख लेगा। इसे एहसास हो गया था कि अब जंग शुरू हो चुकी है, अब बहुत कुछ बदलेगा। सुबह शहर को अपने हिसार में लिए हुए थी। आज हफ्ते का दिन था। आज आयशा ने सुफियान के साथ जाना था। वो नाश्ते की टेबल पर आपी महमूना के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। भाई तनवीर ऑफिस के लिए तैयार सरबराही कुर्सी पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और आपी राइमा और इशाल को नाश्ता करवा रही थी। आपी, आज सुफियान आएगा, इसके कॉलेज में कुछ काम है, इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगी। आपी राइम के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डाल रही थी। इसकी बात पर चेहरा उठाकर देखा। क्या काम?
आयशा ने शानिश कर, ये तो मुझे भी नहीं पता, कह रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स के मुतालिक है, अब जाऊंगी तो पता चलेगा। इससे महारत से झूठ बोला था और चेहरा झुकाकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। मैं तैयार होने जा रही हूँ और 10 बजे तक आएगा मुझे लेने। इससे एलानिया कहा और डाइनिंग हॉल से जाने लगी कि भाई तनवीर बोले, तुम आज ही वापिस आ जाओगी या अम्मी की तरफ जाओगी? आयशा नासमझी से इन्हें देखने लगी। मतलब? इससे पूछा तो भाई तनवीर ने नरमी से कहना शुरू किया, मतलब ये कि तुम सुफियान के साथ वापस इधर ही आओगी या अपने घर चली जाओगी? मैं इधर ही आऊँगी भाई। इसके जवाब पे उन्होंने मुस्कुराकर सकौखम दिया। मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कल डिनर पर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं और हमें ऐसी मुलाजमों की सख्त ज़रूरत है जो सब कुछ मैनेज कर लें, क्योंकि मेरी मुलाजमा अभी मैमूना को देखा, वो तो बीमार है। इनके चेहरे पर शरीर मुस्कान थी। आयशा इनकी बात पर हंसती। नहीं, आप बेफिक्र रहें, ये मुलाजमा कहीं नहीं जा रही, अभी मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। वो कहकर वहाँ से चली गई तो अभी मैमूना ने भाई तनवीर को देखा। क्या अरमान आ रहे हैं? इनके सवाल पर भाई तनवीर ने सर हिलाया। हाँ, वो आ रहे हैं, मुझे लगता है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सच है। आप भी इनकी बात पर दिल से मुस्कुरा दी। अगर ऐसा है तो आयशा वहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो आला नस्ब के लोग हैं। मेरी कोशिश और ख्वाहिश यही कि आयशा की शादी हम इन्हीं के घर करें। वो कहकर खड़े हो गए। राइम और विशाल भी इनके साथ ही खड़े हुए नाश्ता छोड़कर अपने बैग्स पहनने लगे थे। तनवीर ने इन्हें स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाना था, इसलिए अभी मेमुना इन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थी। जब भाई तनवीर ने गाड़ी घर से निकल गई तो उन्होंने आसमान को देखा जिस पर कहीं कहीं बादल मौजूद थे। हर रोज़ बादल ऐसे ही आते थे जैसे अभी बरसेंगे, पर ऐसा होता नहीं था। लेकिन मौजूद इस कदर मौसम खुशगवार हो जाता था कि बारिश की ख्वाहिश ख़त्म सी हो जाती थी। आयशा सुफियान के साथ इसके कॉलेज के फर्श पर चल रही थी। इसने काले रंग की कमीज शलवार पहन रखी थी, कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा और परस था, बाल कमर पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्का मेकअप था और अंदाज में एतमाद। वो ऊंची हील से ऐसे चल रही थी जैसे कॉलेज की चेकिंग करने आई हो। जिन लोगों की यूनिवर्सिटी के आखिरी साल चल रहे होते हैं, इनका एतमाद ऐसे ही पीक पर होता है। इन्हें फिर स्कूल्स और कॉलेज के प्रोफेसर बहुत आसान चीज़ लगते हैं, जिनसे वो बेधड़क अपनी बात कह देते हैं। वो इस वक्त कहाँ होगी? इसने रुककर गर्दन तिरछी करके सुफियान से पूछा, जो इसके पीछे ही चल रहा था, जैसे छोटा भाई बड़ी बहनों के पीछे चलता है, बिल्कुल वैसे ही। मालूम नहीं, मैं पूछता हूँ। इसने कहकर दूर खड़े प्यून को देखा और इसकी तरफ गया और इससे कुछ पूछा और दोबारा आयशा के पास आ गया था। इस वक्त सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल के साथ हैं, स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसने अपनी बात मुकम्मल की कि आयशा ने इसके सामने हाथ जलाया। हम अभी इनसे बात करेंगे। सुफियान को करंट लगा, पर इस वक्त वो स्टाफ रूम में है सबके साथ। आयशा ने अपना रुख इसकी तरफ किया। इसीलिए तो मैं अभी बात करना चाहती हूँ। अकेले में इसकी बेइज्जती की तो क्या मज़ा, तो तमाशा लगाने में आता है ना। और ये तो इसको खुद की ख्वाहिश थी कि वो सबको बता देगी, तो हम इसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और सबको बताते हैं। सुफियान का रंग जर्द पड़ गया। इससे आयशा के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। आप भी नहीं ऐसे। इसकी बात आयशा ने नाक सिकुड़ कर काटी। बकवास मत करो, मुझे ये बताओ स्टाफ रूम किधर है? वो कहकर चलने ही लगी थी कि सुफियान का दम खुश्क होने रहा था। अगले 5 मिनट में वो दोनों स्टाफ रूम के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। सुफियान ने खौफ भरी आवाज में कहा, आप भी ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आयशा ने अपने डरपोक भाई को देखकर, मैं जानती हूँ, लेकिन मैम सबा जैसे लोगों को ऐसे एक्सपोज करना चाहिए। अगर इनके साथ नरमी बरती जाए तो ये पता नहीं कितने और स्टूडेंट को ऐसे ही हरास करती फिरेंगी। इसने सुफियान का हाथ पकड़ा। 3 बार गहरे सांस लो और आंखें बंद करके सोचो सब ठीक ही होगा। तुम अपनी मामूल की ज़िंदगी से कॉलेज आ रहे हो, आज के बाद तुमसे हर मैम एक हद में रहकर बात करेंगी। सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सुफियान ने इसे कहते ही आंखें मूंदी थी। सुफियान वो सब सोचने लगा था जो आयशा ने कहा था, और वह ये सोचकर तभी इतना सुकून आ रहा था। अगर सच में ही ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। सुफियान ने आंखें खोली। बाजी सच में। इसकी बाकी बात इसके हलक में ही रह गई, क्योंकि वहाँ आयशा नहीं थी। स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुला था और वह यकीनन अंदर पहुँच चुकी थी। बेशक वो सच में एक समझदार बड़ी बहन थी जो अपने भाई को बेवकूफ़ भी बना सकती थी। सुफियान को अब फिर से डर लगने लगा था, और स्टाफ रूम के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो लम्हे भर के लिए इसकी टांगें काम गई। लंबी मेज़ के गिर्द तकरीबन हर उम्र के मर्द और औरतें बैठे हुए थे। बिल्कुल सामने इसने देखा तो वहाँ अधेड़ उम्र औरत खातून बैठी हुई थी, जिनके नाक पर चश्मा टिका था। वो सर पर दुपट्टा था और पेपर पे पढ़कर कुछ सुना रही थी। सब दम साधे इन्हें सुन रहे थे, पर आयशा के अंदर आने से इसके खामोशी में खलल हुआ था। अब इन सब की नज़र आयशा पर थी, जिसने गला साफ किया। अस्सलाम वालेकुम।
इसे समझ ना आई कि बात कहाँ से शुरू करे। इसकी नज़रें मतलाशी थी। इनके चेहरे में से इसने सबा को ढूंढना मुश्किल हो रही थी। इसे दिक्कत हुई सबा तक पहुंचने में, पर जब इसका चेहरा इसे नजर आ गया तो इसके जहन में इसकी बातें घूमने लगी। यही वो औरत है जो तुम्हारे भाई को तंग कर रही है। शैतान ने कमीनी से मुस्कान चेहरे पर सजाकर हाथ मसल कर इसे उकसाया कि जाओ इस औरत के बाल नोच लो। आयशा ने गर्दन तिरछी करके शैतान को देखा और मुस्कुराकर सर हिला दिया, यानी शुक्रिया। वो अब कदम कदम सबा के पास आ रही थी, बिल्कुल इसकी कुर्सी के पास पीछे रुक गई। इसने प्रिंसिपल मैम को देखा। मैंने इनसे बात करनी है। सबा की तरफ इशारा किया। सबा उलझ गई। इसने सर मोड़कर अपने पीछे मौजूद लड़की को देखा जो अब इसे ही देख रही थी। पर यहाँ मीटिंग हो रही है, आपको इतना। प्रिंसिपल मैम ने नागवारी से बोलने लगी। इसने इनकी बात काटी। हाँ, मुझे ज़रा तमीज़ नहीं है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। इसे लगा जैसे इस वक्त इसमें शहीद की रूह आ गई है। रौब और बेनियाजी थी लहजे में। प्रिंसिपल मैम एकदम खामोश हो गई थी। आयशा को मज़ा आया सबको ऐसे दम साधे देखकर, और वो और इतरा गई। आप ज़रा मेरी बात सुने। इसने सबा को रिवॉल्विंग कुर्सी के पीछे से पकड़कर खींचा और घुमाकर अपनी तरफ मुंह किया, और फिर चेहरा उठाकर प्रिंसिपल मैम और बाकी स्टाफ को देखा। ये बात आप सब भी सुनिएगा, वो कहकर दोबारा सबा को देखने लगी। मुझे पहचाना? वो किसी गुंडे ने की तरह इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। सबा ने सर ना में हिलाया। मैं सुफियान की बहन हूँ। और यहाँ सबा के चेहरे के रंग उड़े थे। वो गंग रह गई थी। आयशा ने फिर से एक नज़र सबको देखा और फिर कहना शुरू किया। इसी सुफियान की बहन जो आपको हैरेस कर रहा है, आपका नंबर लेकर आपको दिन रात मैसेजेस और कॉल कर रहा है, और आप बेचारी इससे बहुत तंग है ना? सबा का हलक सूखने लगा, पर आयशा ने अपनी बात जारी रखी। ये बेचारी मेरे भाई से इतनी तंग है कि मैं बता ही नहीं सकती, पर सुना ज़रूर सकती हूँ। इसे सुफियान को आवाज़ दी। सुफियान हिचकिचाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और इसकी टांगों की जान निकल रही थी। चलना महाल था, पर अंदर आकर आयशा के पहलू में खड़ा हो गया। इसने अपना मोबाइल आयशा की तरफ किया और आयशा ने कल वाली रिकॉर्डिंग चला दी, जहाँ सबकी नजरें ने मैम सबा को अपने सार में लिए हुई थी। इनका दिमाग भग से उड़ गया। ये सब झूठ है, वो टूटे फूटे जुमले में बोली। तो आयशा ने चेहरा उठाकर सबको देखा। आप सबको मैं इनके मैसेजेस भी दिखा सकती हूँ, और ये मेरे भाई को उकसाने के लिए क्या करती थी? आयशा की आवाज़ में एतमाद था, और शायद अब वहाँ किसी को मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। सबा की दोस्त जिससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए सुफियान को मैसेज किया था, वो अपनी ही जगह सिमट गई थी। यानी मैं सबा को नहीं जानती। आप में से अक्सर को ये बात उन्होंने खुद बताई है कि मेरा भाई इनमें इंटरेस्टेड है। बहुत सी फीमेल प्रोफेसर ने सबा को देखा था और सबा की नज़रें झुक गई थी। आयशा वैसे ही बोले जा रही थी, पर ये मेरे भाई को बहुत अरसे से हैरेस कर रही हैं, इसे डरा धमका रही हैं। अगर इनसे दोस्ती की नहीं की तो वैसे कॉलेज से निकलवा देंगी। इसने ये बात सबको देखकर कही थी। फिर वह सबा की तरफ मतवज्जो हुई, जो बस मरने वाले की हो रही थी। आयशा ने इसकी कुर्सी के दोनों हाथ पर रखा और इसकी तरफ झुकी, बिल्कुल इसके चेहरे के मुकाबले आ गई। इसका दुपट्टा कंधे से ढलक गया था। तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। अगर तुमने अब की बार गलत लड़के से पंगा लेने की कोशिश की है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी उठवा लूँ। इसने कुर्सी के हाथ से हाथ हटाया तो इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। बिल्कुल ऐसे है, और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, समझी? अब तुम निकलने की तैयारी करो और मेरे भाई से दूर रहना। इसने ये धमकी शहीर के बल पर दी थी। तभी इसके दिल ने कहा था, तुमने ये शहीर से क्या सीखा? और आयशा ने हंसकर जवाब दिया, गुंडागर्दी। पर वो अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश थी। स्टाफ रूम में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सबा का चेहरा शर्मिंदगी से स्या पड़ गया था। आयशा ने इसके आगे से हट गई थी। इसने मोबाइल सुफियान को वापस दिया। तभी प्रिंसिपल मैम होश में आई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। आप मेरे साथ आए, उन्होंने आयशा को कहा था, पर फिर सबा को देखा। और अगर आप घर जा सकती हैं, वो कहकर स्टाफ रूम से निकल गई। आयशा भी सुफियान का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। पीछे सबा और लोगों के सवाल रह गए थे, जिनका अब इसने जवाब देना था। मुझे सुफियान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे करेगा। वो मुझसे अपना मसला डिस्कस कर सकता था। आयशा जो अब प्रिंसिपल मैम के दफ्तर में बैठी थी, इनकी बात पर इनका चेहरा बगौर देखने लगी। ताकि आप इसकी बात का यकीन ना करती और सारी बात इसी पर डाल देती। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, ऐसे मामलों में किसको मासूम तस्वुर किया जाता है। मैम इसकी बात पर खामोश सी होगी। आयशा इनके सामने खड़ी थी। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात यहीं ख़त्म होगी। मेरे भाई को अगर किसी सवाल का जवाब देना पड़ा तो ये बात फिर ख़त्म नहीं होगी, और मैं होने नहीं दूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग और मैसेज मौजूद हैं। वो जानती थी आज या तो कल सफियान को लाजमी पेशी लगेगी, जिसमें इसे मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। इसे क्लास में भी बाकी प्रोफेसर अजीब नज़रों से देखेंगे, इसलिए इसने ये कहना ज़रूरी समझा था। प्रिंसिपल के माथे पर बल पड़े थे।
आप मुझे धमकी दे रही हैं? आयशा ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और शान ने झुकाए। यही समझ लें कि मैं आपको धमकी दे रही हूँ, और आप इतनी समझदार तो हैं कि अगर ये धमकी अमल में आ गई तो आपके कॉलेज की साख कितनी घायल होगी। इसलिए मेरे भाई को किसी किस्म की परेशानी ना हो, और इसके जो चंद साल इस कॉलेज में हैं इसे यहाँ सुकून से गुजारने दिए जाएं। शुक्रिया। ये कहकर बाहर की जाने पलट गई थी। प्रिंसिपल के माथे पर अब बल की जगह पसीना था। उन्होंने अब एक स्टाफ रूम में मीटिंग लेनी थी जिसमें उन्होंने स्टाफ को धमकाना था कि खामोश रहने का कहना था, और अब यहाँ से किसी से ये बात शेयर न की जाए। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, इसका ये कहना था कि सुफियान इसके सीने से लग गया। वो आयशा से कुछ इंच लंबा ही था, पर इस वक्त वो जैसे आयशा के गले लगा हुआ था और आयशा को लगा जैसे वो 5 साल सुफियान से मिल रही है। भाजी, आपका बहुत शुक्रिया। इसका गला रंधा हुआ था। आयशा भी आंखें नम हो गई थी। जैसे सुफियान के गिद्ध बाहें हल्की। फैमिली इंसान को कभी नहीं छोड़ती सुफियान, बस इंसान को इन पर यकीन होना चाहिए। इसे सुफियान को खुद से जुदा करके अपने सामने किया तो इसकी आंखें बाकायदा नम थी। आयशा ने इसकी आंखों को अंगूठों से साफ किया। अब बस करो रोना, तुम मेरे भाई हो, बहन नहीं जिसकी मैंने इज्जत बचा ली है, तो अब मुझसे लिपट कर रो रही है। इसने इसके सीने पर मुक्का मारा। पिया मैन। सुफियान ने इस बात पर हंस दिया। अब वो दोनों कॉलेज से निकलकर गाड़ी पर बैठे कॉलेज से निकल रहे थे जब सुफियान ने इसे कहा, अच्छा आप इस वक्त कितने दबंग अंदाज में कहा कि आप मैम को उठवा लेंगी। बाजी, अगर उठवाना पड़ता तो आप क्या करती? सच में नहीं उठवा लेती? इससे मैं सजीज होकर पूछा। आयशा की इस बात पर लब भेजकर वो मुस्कुरा दी और इसके जहन में एक बात आई कि अगर शहीर को पता लग जाए कि आयशा इसके नाम पर लोगों को धमकियां देती फिर रही है तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, और ये बात शहीर को लास्ट में बताएगी। इसने दिल में फैसला किया था। इस बात को छोड़ो, मैं वैसे ही कह रही थी, अब मुझे तुम अपने पैसे से सैंडविच खिलाओ, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा मसला हल किया है। सफिया ने इसे देखकर कहा, आज आप जो कहेंगी मैं आपको खिलाऊंगा। इसे कहकर गाड़ी स्पीड बढ़ा ली थी। वो आज बहुत खुश था। इसके सर से अब सारा बोझ उतर गया था। वो आज खुद को हल्का महसूस कर रहा था। ये एक बिल्कुल बंद ढाबे की तरह कमरा था जहाँ से ना हवा गुजर सकती थी और ना ही रोशनी। बहुत तवज्जो से देखने पर एक कुर्सी पर बैठी जोया का चेहरा वाज़ेह होता था, और वो भी इस वक्त आंखों को अंधेरे की आदत हो जाएगी। वो इस वक्त नीम अंधेरे में बेहोश थी। गर्दन एक तरफ गिराए वो घायल सी बैठी हल्का हल्का सा करा रही थी। तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो कोई शख्स इस पे पहले सफ़ेद रोशनी वहाँ दाखिल हुई, फिर एक साया बना जो बहराम का था। वो पथरीले तासरों और घुंघराले बालों वाला ऊंचा लंबा सांवला रंग और कदम 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 चलता जोया के करीब आ गया था। रोशनी के अंदर आने से अब कमरा का मंजर वाज़िया था। ये एक स्टोर था जिसके काट कबाड़ के अलावा और कुछ भी ना था। वहीं पास में रखी एक कुर्सी बहराम ने खिसकाकर जोया के सामने रखी और इस पर बैठ गया। इसके हाथ में पानी का गिलास था। इसने इसमें से चंद छींटे जोया के मुंह पर मारे। फोकस मसाई इसका चेहरा अभी भी भारी था। आंखें खोलना मुहाल था। मुसलसल पानी के छींटों ने इन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। होश की वादी में इसने कदम रखते ही इसके सांप फिर से दुखने लगे थे। इसने पहले अपने हाथ को देखा जो कुर्सियों से बंधे हुए थे, फिर इसने अपने सामने बैठे शख्स का बगौर देखना चाहा, पर बहराम की पुश से जो रोशनी अंदर उठ रही थी इसकी वजह से इसका चेहरा स्याही में डूबा दिखाई देता था। कौन हो तुम? सोए ने बदवक्त बोला गया। बहराम के चेहरे पर सट मुस्कान फैल गई। बहुत सख्त जान हो, मुझे लगा था कुछ दिन होश में ही नहीं आओगी। वो दाद देने वाले अंदाज में बोल रहा था। सोया ऐसे इसका चेहरा देखने की कोशिश करी थी पर वो नाकाम हो रही थी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसने चीखना चाहा पर तकलीफ इतनी थी कि इसे बोला ही बहुत मुश्किल में जा रहा था। मेरे बॉस का ऑर्डर था। इसने शाने झुकाया तो मुझे करना पड़ा। वो इतना कहकर रुका। इसने जोया का मुंह दबोचा। जोया सिसकी पर बहराम ने बेपरवाही से अपनी बात जारी रखी। पर तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बहुत जल्द जोड़ दूंगा, बस एक बार तुम्हारे इस कज़न की अकड़ खत्म हो जाए। इसे कहकर जोया का मुंह एक झटके से चौड़ा और वहां खड़ा हो गया। वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बहराम जब बाहर जा रहा था इसकी आवाज़ पे रुको। इसने इस लड़की की आंखों में झांककर ढूंढना चाहा पर इसे ना मिला। जोया से नफरत भरी नजरों से देख रही थी। बहराम के चेहरे पर मुस्कान दम तोड़ने लगी। नजरें नीची रखो। इसे जोया का यूं देखना बुरा लगा था। जोया तल्खी से हंसी। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मेरे यूं देखने से? जोया वैसे ही इसे तल्खी और नफरत से घूरते हुए बोल रही थी। पर अब तो मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है, अब तुम नहीं बच सकोगे। बहराम के जबड़े भींच गए थे। वो दोबारा जोया की तरफ झुका और इसके मुंह पर फिर से पकड़ा, और अब की बार गिरफ्त ज्यादा सख्त थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मारकर खत्म कर दूँ। जोया ने इसकी तस्दीक से इसे देखा और वह हंसी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे मार देने से तुम बच जाओगे? इसने नामे सर हिलाया। बहराम ने इसके जबड़े को वैसे ही बेदर्दी से दबोच रखा था। नहीं, तुम नहीं बचोगे। एक बात तुम मुझे मार ही नहीं सकोगे। इस बात ने अपनी बात पर जोर दिया।
शहीद मुझे ढूंढ लेगा। सोए की बात पर वो इसका चेहरा कुछ देर देखता रहा और फिर इसने इसका मुंह छोड़ा और हंसने लगा। इसकी हंसी में खौफ आता था। कमरे की दीवारों से इसके कहके टकरा रहे थे। एक इंसान के ये वहम इसे हमेशा खुशफहमियों में मुबतला रखते हैं। मैं तो खुद शहीद का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली की मौत मेरे हाथों से लिखी है। जोया के जैसे इस बात पर करंट लगा था। हाँ, मैं वही हूँ जिसने शहीद के माँ बाप को मारा था। इसका लहजा इतना सर्द था कि जोया की जेठ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसे अब बहराम तक के तारीख चेहरे से खौफ महसूस हो रहा था, जब तक बस इसका अब रोशनी से चमकता चेहरा देखने लगी थी। पर क्यों? इसने अपनी आवाज़ खाई से आती हुई में सुनाई दी। बहराम बोलने लगा पर खामोश हो गया। इसे जैसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इसलिए इसने जोया पर अचटती नजर डाला और वहां से निकल गया। जोया पे जिंदगी के दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। धीरों ने एक बार फिर इसे अपने सार में ले लिया था। अभी से एहसास हो रहा था कि शहीद ठीक कहता था कि वो एक कार एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। इसने अपने बंदे हाथों को एक दो झटके दिए। रस्सी जिसे जल्द को छीलने लगी थी। हाथों में तकलीफ बढ़ गई थी। इसे अपने हाथ बेजान होते हुए महसूस हुए। वो एक बार फिर से निडाल सी हो गई और भूख प्यास जिस्म की चोटें इसे पल पल बिखेर रही थी। शहीद अमेरिका पहुंच गया था। वो अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठा। दस्तगीर ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी चला रहा था। इसने एक हाथ स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से जेब से एक नया मोबाइल निकाला। बॉस, ये आपका मोबाइल। शहीद का जो पहला मोबाइल था वो बंद हो चुका था, इसलिए दस्तगीर ने इसके लिए नए मोबाइल का यहाँ एयरपोर्ट पर ही अपने आदमी के जिम्मे काम लगाया था। शहीद ने इसके हाथ से मोबाइल लिया और इसने ऑन किया। ऑन करते ही जो पहला शख्स इसे याद आया वो इसकी आयश थी। वो इसे बताकर नहीं आया था और ना ही से ऐसी कोई बात आयशा को बताने का इरादा रखता था। शहीद नहीं चाहता था कि आयश डर जाए और इससे दूर हो जाए। इसने रियाज की ड्यूटी लगा दी थी कि वो आयशा पे अब नजर रखे, एक पल पल के लिए भी नजर नहीं हटाएगा। और अब आयशा का हर लम्हा साया बना रहेगा जब तक वो जोया को लेकर पाकिस्तान नहीं आ जाता। रियाज आयशा को एक एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस इसीलिए वो मुतमईन था। दस्तगीर के बाद इसे अगर किसी पर यकीन था तो वो रियाज था। इसने मोबाइल को जेब में डाला और सीट की पुश से टिका दिया। वो बाहर से जितना शांत लग रहा था, अंदर से इतना ही मुंतशिर था। इसे जोया तक जल्द अज जल्द पहुंचना था। तभी दस्तगीर गाड़ी उड़ाने वाले अंदाज में चला रहा था। आज इतवार का दिन था। आज शाम अरमान मलिक के बंगले को अपने हिसार में लिए हुए थी। अरमान तनवीर भाई की जानिब जाने की तैयारी करने लगा था। जिया और माँ इस वक्त लॉन्च में ही बैठी थी। तुम ध्यान से जाना, माँ ने इससे ताकीद की। इसने सर हिलाया। जी माँ, आप फिक्र ना करें। वो एक लम्हे को रुका और फिर कुछ इस्तराब से बोला, मुझे शहीद की परेशानी हो रही है कि वो अकेला है। माँ के चेहरे पर गुस्सा फैल गया। उन्होंने गंदा सा मुंह बनाया। इस जैसे जहनी मरीज को अकेले ही रहना चाहिए। कल इसने इस घर में कम तमाशा लगाया है जो तुम फिर से इसके साथ हमदर्दी जता रहे हो। वो जैसे खफा हुई। पता नहीं मेरी औलाद क्यों इसके पीछे मर जाने को हो रही है, जबकि वो हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। वो हमें कातिल समझता है। इनका लहजा जख्मी हो गया था। आंखों में नमी ने सर उठाने लगी थी। अरमान बेसाख्ता ही इनके करीब आया। माँ, इसने इनके गले में बाहें डाली और जिया भी खामोशी से खड़ी होकर माँ के पास आ गई थी। इसे गुज़श्ता रात होने वाले सारे मामला की आधी खबर मिल गई थी और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। मुझे तकलीफ होती है जब वो हम लोगों को हमारे ही घर आके बेइज्जत करके चला जाता है, जबकि हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा भी इसके साथ इतना ही नुकसान हुआ है जितना उनका। हमने भी इस घर का सरबराह खोया है। माँ के गले में आंसू अटक गए थे। अरमान ने मुलाजमा से पानी का गिलास मंगवाया था और मुलाजमा ने बिजली से रफ्तार से पानी लाकर अरमान को थमा दिया। इसने पानी का गिलास माँ के लबों से लगाया और उन्होंने एक घूंट पिया और फिर से बोलने लगी। मैं चाहती हूँ अरमान, उन्होंने अरमान को अपने सामने किया, कि अब हम शहीर से कोई रिश्ता ना रखें। अरमान इनकी बात पर इनका मुंह ही देखता रह गया। माँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका हमारे सिवा कोई नहीं है। माँ इसके जवाब पर झुंझला गई। वो खुद सबको दूर कर रहा है। अरमान ने इनके हाथ पकड़े। ऐसा कुछ नहीं है, आप जानती हैं वो बचपन से जज्बाती है। एक दिन वो ठीक हो जाएगा। इसने कहकर माँ के हाथ छोड़ दिया और माँ समझ गई थी अब वो बात खत्म कर देना चाहता है, इसलिए वो बेबसी से खामोश हो गई। अरमान वहाँ से खुदाफिज कहता हुआ चला गया। पीछे जिया माँ के अकेले नींद जर्द लाउंज में तन्हा रह गई थी। तभी माँ की आवाज़ इसके कानों से टकराई। अगर इसका वो गार्ड इसे ना रोकता तो वो जरूर हम में से किसी को एक को मार देता। दस्तगीर, जय ने बरजस्ता पूछा। माँ ने आंसू पोंछकर सर हिला दिया। इस नाम को लेते ही जिया की आंखों के सामने पिछली रात का मंजर लहराया था। वो कितना खामोश था और इसकी आंखें वो सुर्ख क्यों थी? जिया के दिल ने इससे सवाल किया। मैं नहीं जानती। इसने नजरें चुराई। तुम नजरें चुरा रही हो? दिल ने बगौर देखकर कहा और वो झुंझला गई। क्योंकि मैं इससे नजरें मिलाना नहीं चाहती। मैं इससे मोहब्बत कभी नहीं कर सकूंगी। वो बस दीवाना हो गया है। इसने दिल को डांटते हुए कहा और वो खामोश हो गई। दिल ने भी इससे नजरें फेर ली। वो जैसे इससे नाराज हो गया था।
जिया कुछ देर माँ के पास रुकी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आज इसका कहीं जाने का दिल नहीं था, वो बस आज आराम करना चाहती थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लगा। फी अमानिल्लाह।